हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 के लिए संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि संस्कृत भी पढ़ना जरूरी है, संस्कृत और हिंदी, क्योंकि इसमें आप लोग का 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए। यही गलती करते हैं आप लोग कि मैथ साइंस पढ़ते हैं और संस्कृत और हिंदी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो नंबर इसी सब्जेक्ट में मिलता है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। बताना है यहाँ पर पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2500 वर्ष ये पटना का इतिहास पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। बताना है कि पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। भागलपुर या चंपारण या रांची या पाटलिपुत्र। तो पाटलीग्राम भविष्य में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। बताना है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। जनक ने या छमराव ने या दंडी ने या इनमें से कोई नहीं। तो सौर शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीति श्लोका का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। बताना है यहाँ पर नीति श्लोका का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। विदुर नीति से या नीति शतक से या शुक्र नीति से या इनमें से कोई नहीं। तो नीति श्लोका का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है। बताना है कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है। उद्योग पर्व से या शांति पर्व से या वन पर्व से या युद्ध पर्व से। तो याद रखिएगा वह उद्योग पर्व से संकलित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किससे कुल की रक्षा होती है। बताना है कि किससे कुल की रक्षा होती है। व्यवहार एवं वृत्ति से या सत्य से या धर्म से या असत्य से। तो किससे कुल की रक्षा होती है। तो व्यवहार एवं वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब पूछेगा कि किसकी विजय होती है तो सत्य की विजय होती है, और पूछेगा कि किसकी विजय नहीं होती है तो असत्य की विजय नहीं होती है। तो दोनों क्वेश्चन ये भी आप लोग याद रखिएगा, सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था किससे कुल की रक्षा होती है, तो व्यवहार एवं वृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा। व्याकरण का क्वेश्चन है कि जब इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ प्लस तुमुन है, तो जोड़ेंगे तो पठेतुम बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की। बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। स्वामी दयानंद ने या विवेकानंद ने या गांधी जी ने या इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है मूल शंकर मूर्ति पूजा के थे। मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे। तो याद रखिएगा विरोधी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिथिला का मंत्री कौन था। बताना है यहाँ पर कि मिथिला का मंत्री कौन था। रामेश्वर या वीरेश्वर या सुरेश्वर या राजशेखर। तो मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बताना है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्षमा या आलस या लोभ या क्रोध। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? बताना है यहाँ पर वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? भोजपुर में या मिथिला में या राजगृह में या मगध में? तो वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी में दिया है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिथिला में। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, कितने पुरुष सोए थे? बताना है यहाँ पर कि कितने पुरुष सोए थे। तो 4 पुरुष सोए थे, जो कि चारों असली आलसी थे। जब आलसशाला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, तब 4 आलसी नहीं भागे, और जो धूर्त आलसी थे या जो नकली आलसी थे वह भाग गए, लेकिन जो असली आलसी थे 4 आलसी वह नहीं भागे, वह वहीं पर सोए थे। तो वहीं क्वेश्चन पूछा गया कि कितने पुरुष सोए थे? तो 4 पुरुष सोए थे, जो कि चारों असली आलसी थे। नकली आलसी आग लगने पर आलसशाला में भाग गए थे, लेकिन ये जो चारों आलसी थे यह नहीं भागे थे। आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसी नहीं भागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडिता छमराव है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है? बताना है यहाँ पर गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है? एशिया या उत्तरी अमेरिका या यूरोप या अफ्रीका? तो गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है? तो वह यूरोप महादेश का सेतु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 3 या 4 या 5 या 6? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, वेद से या पुराण से या उपनिषद से या इनमें से कोई नहीं? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी विजय होती है? तो देखिए हम बताए हैं अभी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखे। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है, जो कि आप लोग को अगर इस तरह से क्वेश्चन समझना है तो नदी शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नदीसु हो जाएगा यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप में नदीसु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बताना है कि अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यहाँ पर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देव प्लस तौ से कौन सा शब्द बनेगा? बताना है कि जब इसको जोड़ेंगे देव प्लस तौ से तब कौन सा शब्द बनेगा? तो देवत्वम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बताना है यहाँ पर कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन या चांदी का कंगन या तांबे का कंगन या लकड़ी का कंगन? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? बताना है यहाँ पर कि तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? बाघ या पथिक या बालक या हाथी? तो तालाब में स्नान करने के लिए एक पथिक गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यही पथिक बाघ के जाल में फंस जाता है। मतलब बाघ बोल रहा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सोने का कंगन देना चाहता हूँ,
और यही पथिक इसका बात मानकर उसे पिंजरा से खोल देता है, जो कि इस पर शिकार करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? इंद्र क्या ग्रहण करते हैं बताना है, तो कोच कुंडल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन है? उपवन या अजनामा या लंबोदर या इनमें से कोई नहीं। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है, तो लंबोदर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? कर्ता कारक में बताना है कि कौन सी विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर देखिए प्रथमा विभक्ति आ रहा है, कर्ता ने, कर्ता पूछा है तो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति में आता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो सोने का कंगन उसके हाथ में था, तो सोने के कंगन देना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास या कालिदास या वाल्मीकि या व्यास। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती है? बताना है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती है? तो कुबेर की तरह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं संस्कृत का, जो कि एक 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, और संस्कृत और हिंदी भी पढ़ना जरूरी है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। और परीक्षा देखिए आप लोग का बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इसलिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।